हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर हम लोग यूनिट 3 कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। और आज हम लोग 3.7 टॉपिक करने वाले हैं एज़ पर एनसीईआरटी, जो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। की एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो हम लोगों को ट्रेंड देखने को मिलता है, उसकी वजह क्या है और वो ट्रेंड क्या है, उसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, पहले रिएक्टिविटी की बात करेंगे। अलोंग पीरियड, अगर आप पीरियड की बात करो यानी कि लेफ़्ट टू राइट बात करेंगे, तो जो सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 है, फिर 2 है, फिर 3 से लेकर 12 है, फिर 13 से लेकर 18 तक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, ग्रुप 1 जो है और ग्रुप 2 ये मेटल्स हैं आपके, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। दीज मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। ये बहुत फटाफट अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो बीच वाले मेटल्स बच गए हैं 3 से 12, ये भी मेटल्स होते हैं, लेकिन जो इनकी रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है, यानी कि एज़ कंपेयर टू इन ग्रुप्स के ये वाले मेटल्स लेस रिएक्टिव होते हैं। और अगर हम लोग फर्दर आगे मूव करते हैं 13 से 18, तो ये नॉन मेटल्स होते हैं हमारे पास। और अगेन इनकी जो रिएक्टिविटी है, एक्चुअली ये अगर मैं बात करूँ 17 और ग्रुप 18, क्योंकि ये ग्रुप 18 नोबल एलिमेंट होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, लेकिन 13 से 17 वालों की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, और 17 वालों की रिएक्टिविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो इनकी रिएक्टिविटी अगेन इंक्रीज हो जाती है। और उसकी वजह क्या है कि ये नॉन मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन फटाफट से गेन करना चाहेंगे। ये वाले इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि ये लूज़ करना चाहेंगे, और ये लो रिएक्टिविटी वाले हैं क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, प्लस इतना जल्दी ये रिएक्ट नहीं करते जितना जल्दी ग्रुप 1 वाले मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो अलोंग अ पीरियड हाई रिएक्टिविटी है, फिर लेस रिएक्टिविटी है, और फिर अगेन रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। एक ग्रुप की अगर बात करें, यानी कि ऊपर से अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं, तो जो मेटालिक करैक्टर है, जो मेटल वाला करैक्टर है, अगर हम लोग ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता रहता है। क्योंकि मेटालिक करैक्टर क्यों इंक्रीज कर रहा है, कि नीचे जाते हुए इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात करें, तो अगर आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो नॉन मेटालिक जो करैक्टर है वो यहाँ पर इंक्रीज हो, वो यहाँ पर डिक्रीज होगा। यानी कि डाउन द ग्रुप इन ग्रुप्स की जो रिएक्टिविटी है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन करना इनके लिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो आप देखिए डाउन द ग्रुप यहाँ पर मेटालिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, और इन ग्रुप्स के लिए नॉन मेटालिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना डाउन द ग्रुप डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए नॉन मेटल का करैक्टर कम होता जाएगा, या रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप कम होती जाएगी। तो ये तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे था जो हम लोगों ने मतलब एक बात की। अब आप लोग बात करेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ट्रेंड हम लोगों को शो होते हैं उनकी। और हमारे पास पहला ट्रेंड हमने चेक करना है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के आप ये बोल सकते हो कि 3 हिस्सों में डिवाइडेशन है, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वंडर वॉल रेडियस।
कोवलेंट रेडियस की बात आप तब करोगे जब आपने नॉन मेटल की एटम का रेडियस फाइंड करने को बोला गया है। मेटालिक रेडियस की बात तब करेंगे अगर मेरे पास जो एटम है वो किसी मेटल की है, और जब मेरे पास एक नोबल एलिमेंट है, नोबल गैस है, तब जब मैं रेडियस की बात करूँगा तो उसे आप वैन डर वाल रेडियस बोलेंगे। ओके, एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है पहले हम लोग बात करेंगे अलोंग अ पीरियड, यानी कि लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए ट्रेंड क्या होगा उसकी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब आप लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हो तो जो शेल नंबर है वो सेम रहता है, शेल नंबर रिमेन्स द सेम। अगर आप एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो शेल नंबर क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। आप कोई भी एक पीरियड उठा लो, लेट मी से मैं सेकंड पीरियड की बात कर लेता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। आप देखोगे ये सभी एलिमेंट सेकंड पीरियड में आते हैं, सेकंड पीरियड में ये सभी एलिमेंट आपके आते हैं। तो शेल नंबर क्या रहता है, सेम रहता है। दूसरी बात है, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंक्रीज होता रहता है। अगर मैं लिथियम में बात करूं तो लिथियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, बेरिलियम में 2, बोरॉन 3, कार्बन 4, 5, 6, 7 एंड 8। ये हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है, और इसके साथ ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर हम लोग बात करें न्यूक्लियर चार्ज, अगर प्रोटॉन्स बढ़ रही हैं, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होता जा रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर पीरियड में ट्रेंड चेक करना चाहता हूँ एटॉमिक रेडियस का, तो मुझे दिमाग में ये 3 बातें याद रखनी है। एक शेल नंबर जो सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक एक इंक्रीज होता जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो हैं उनकी गिनती भी इंक्रीज होती जाएगी। अब चलिए ट्रेंड चेक करेंगे कि क्या होगा। देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिथियम की बात करूँ तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और इसके पास 2 शेल हैं, 1 एंड 2, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मान लेते हैं फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चला गया। अगर हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में और 2 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में हैं। इसी तरीके से जब आप लोग बाकी भी किसी भी एलिमेंट का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे अप टू फ्लोरीन तक की बात करेंगे, अगला एलिमेंट नोबल एलिमेंट चला गया, तो हम लोग क्या देखेंगे, शेल नंबर सेम रहते हैं, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक के बाद एक इंक्रीज करता जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 3 है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 4 है, 5 होगा, 6 होगा, तो ये इंक्रीज होता जाएगा। अब ट्रेंड चेक करना है हमें। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही प्रोटॉन्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड outermost इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अगर हम लोगों का ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो फिर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो भी इंक्रीज होती जाएगी। आप खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती जाएगी। और ये अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर की तरफ ज़्यादा पुल एक्सपीरियंस करेगा। और जब वो सेंटर की तरफ ज़्यादा पुल या न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा पुल अट्रैक्ट फील करेगा तो ऑब्वियसली है कि वो ज़्यादा पास हो जाएगा और एटॉमिक रेडियस क्या होने वाला है? स्मॉल होने वाला है। एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए शील्डिंग इफेक्ट भी तो लग सकता है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे? वो शील्ड करेंगे कि आउटर शेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगे। लेकिन उस फैक्टर को ये वाला फैक्टर जो न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर है वो ओवरकम कर देगा और इसी वजह से नेट जो है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है वो फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा और जो पुल लगेगा वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और जो साइज है वो एटम का छोटा हो जाएगा। ये कहानी है जो पीरियड वाइज होती है। अगर सिंपल आप इसको शॉर्ट में निबेड़ें तो क्या है कि एक पीरियड में शेल नंबर सेम रहता है लेकिन प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन पे वो इंक्रीज हो जाएगी और जब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगी तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ पुल हो जाएगा तो साइज जो है एटम का वो स्मॉल हो जाएगा, तो एटॉमिक रेडियस अलोंग अ पीरियड डिक्रीज होने वाला है। ओके, तो ये तो ट्रेंड हो गया पीरियड वाइज। अब बात करेंगे अलोंग अ ग्रुप यानी टॉप से बॉटम। अब जब हम लोग एक ग्रुप की बात कर रहे हैं यानी कि टॉप टू बॉटम, तो क्या हो? दो फैक्टर्स है। पहला तो वही है शेल, तो जो शेल की नंबरिंग है वो क्या होगी? एक ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो शेल नंबर जो है वो इंक्रीज करता है। जैसे अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, अगर अपन लिथियम से स्टार्ट करें, लिथियम देन सोडियम देन पोटाशियम और देन रुबीडियम, तो ये आपका है 2s1 3s1 4s1 5s1। तो क्लियरली देखिए जो शेल नंबर है 2 3 4 5 यानी कि डाउन द ग्रुप एक एक इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। और इसी के साथ जो न्यूक्लियर चार्ज है 3 11 19 रुबीडियम का है हमारे पास 37, तो एटॉमिक नंबर यानी कि आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे? न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स की गिनती भी इंक्रीज होती जा रही है। अब यहाँ पे दो फैक्टर लग रहे हैं, शेल नंबर बढ़ रहा है। अगर शेल नंबर बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो भी बढ़ता जाएगा। अगर आप शेल बढ़ाओगे 2 3 4 तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और
इससे क्या होगा, इस फैक्टर की वजह से जो रेडियस है वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि रेडियस जो है वो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब न्यूक्लियस से दूरी बढ़ गई तो रेडियस बड़ा करेगा। लेकिन जब न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस एंड आउटर शेल के बीच में वो भी बढ़ रही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है जैसे अपन ने पीरियड में किया था। तो उस तरीके से तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन की भी बढ़ रही है। तो ये फैक्टर क्या करेगा, अगर अट्रैक्शन बढ़ गई तो वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और जो रेडियस है वो हो जाएगा छोटा। तो यानी कि एक फैक्टर कह रहा है रेडियस को बढ़ाओ, दूसरा फैक्टर कह रहा है रेडियस को कम कर दो। तो आपको जान के खुशी होगी इसमें शेल वाला जो फैक्टर है वो जीत जाएगा कि दूरी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो इस फैक्टर को ओवरकम करते हुए जो रेडियस है उसको इंक्रीज कर देगी। तो डाउन द ग्रुप शेल नंबर इंक्रीज होने से जो साइज है एटम का वो इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक फैक्टर और भी काम करता है, शील्डिंग इफेक्ट। अब जब आप लोग शेल नंबर इंक्रीज कर रहे हो तो जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से शील्डिंग यानी कि प्रोटेक्शन देते हैं न्यूक्लियस से। मतलब कि अगर सपोज करो मैं लिथियम की बात करूं तो लिथियम के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, और अगर अपन सोडियम की बात करें तो सोडियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा आउटर शेल में। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, यहां पर है सिर्फ दो शेल और जो सोडियम है उसके पास है 3 शेल। अब लिथियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोटेक्टेड है, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 8 ये वाले और 2 ये वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसको प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। एक तो साइज इंक्रीज है फैक्टर, दूसरा क्या चीज हो रहा है, एक तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, दूसरा ये है कि शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने की वजह से इसका जो इफेक्ट है, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम जाएगा। इस वजह से अब जब प्रोटेक्शन ज़्यादा हो रही है तो प्रोटेक्शन ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच की जो इंटरेक्शन है वो वीक हो जाएगी, और ऑब्वियसली सी बात है जो साइज़ है वो एटम का इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि 2 फैक्टर्स हैं, शेल नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। एक फैक्टर कहेगा एटॉमिक रेडियस को बढ़ा दो, दूसरा फैक्टर कह रहा है छोटा कर दो। तो जो शेल नंबर वाला फैक्टर है वो यहाँ पर जीत जाएगा और ओवरऑल एटम का साइज लार्ज होगा। नेक्स्ट ट्रेंड चेक करना है हम लोगों ने आयोनिक रेडियस के कंसेप्ट में। एटॉमिक रेडियस तो हो गया एटम का, लेकिन अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और उसे हम लोग बोलेंगे कैटायन। और अगर वही एटम या कोई और एटम इलेक्ट्रॉन कर लेती है गेन तो उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और उसे बोलते हैं हम लोग एनाइन।
तो कैटाइन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। नेगेटिव बोलते हैं उस एटम को जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपके पास कोई मेटल है, कोई मेटल नहीं, कोई एलिमेंट है X और एक है X प्लस, यानी कि ये तो सिंपली एटम हो गया और ये हो गया कैटाइन। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एटम का साइज उसके कैटाइन से ज़्यादा होता है। और उसकी वजह क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो गिनती है वो कम हो गई है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, वो सेम रहा क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, न्यूक्लियर चार्ज पे कोई असर नहीं हुआ। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो वही न्यूक्लियर चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ पुल करेगा, तो साइज जो है वो कैटाइन का छोटा होगा एज कंपेरेटिवली उसकी एटम के। और अगर हम लोग बात करें एक एलिमेंट X की और X नेगेटिव ये एटम है तो X नेगेटिव मतलब ये एनाइन है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर भी सेम है, न्यूक्लियर चार्ज तो यहाँ पर भी सेम है। तो सेम न्यूक्लियर चार्ज अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा तो ऑटोमेटिकली है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो गया तो ऑब्वियसली सी बात है जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी और जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो न्यूक्लियर चार्ज तो सेम रहा, अब उसकी पावर कम कर रहे हो आप इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा के, तो ऑब्वियसली है उसका असर सीधा साइज पे जाएगा और एनाइन का साइज एटम के साइज से बड़ा होगा हमेशा। तो अगर आप इन तीनों का ऑर्डर लिखें X नेगेटिव और X पॉजिटिव, तो एनाइन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से हमेशा ज़्यादा होता है जो इन टर्न उसके कैटाइन से बड़ा होगा। तो ये आपको ट्रेंड जो है वो याद रखना है, क्वेश्चंस करते हुए इसकी बहुत यूज़ होगी और आपको अच्छा लगेगा। तो आयनिक रेडियस होता कब है, जब कोई एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करे। इसके अलावा आपके पास आयनिक रेडियस के बारे में नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसे आप चैप्टर सेकंड में पढ़ के आए थे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की गिनती सेम होती है। मतलब कि सपोज कर लो मेरे पास नियॉन है एंड मेरे पास यहाँ पर आर्गन है, सॉरी सोडियम, Na पॉजिटिव, सोडियम का कैटायन है। अगर नियॉन की बात करें तो फिर क्या होगा 2,8, ये एक नोबल एलिमेंट है। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज ना होता, न्यूट्रल होती, तो होता कॉन्फ़िगरेशन 281, लेकिन पॉजिटिव लगा होने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन ये अपना लॉस कर देगा और इसके पास भी 2,8 बनेंगे। तो यानी कि दोनों के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलते हैं। ओके, उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट ट्रेंड हमारे पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है गैस स्टेटस में, वो अपना अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है या उससे हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ये हो गया कि हम लोग एनर्जी देंगे किसी भी एलिमेंट को गैसियस स्टेट में और वो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको लूज़ कर देगा। क्योंकि हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है।
एनर्जी अगर रिलीज़ है तो नेगेटिव, अगर गिव अप अगर हम लोग दे रहे हैं, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसका जो ट्रेंड है पीरियोडिक में, पीरियड में मतलब लेफ्ट टू राइट, उसको हम लोग देखेंगे। तो लेफ्ट से राइट जाते हुए वही चीज़ आती है कि शेल तो सेम रहते हैं, शेल नंबर तो सेम है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज वो इंक्रीज करता है। शेल नंबर रिमेन्स द सेम, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज हो जाएगी। शेल नंबर रिमेन्स द सेम, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ जाएगी, यानी कि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि वो एलिमेंट की जो एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, क्योंकि जो बॉन्डिंग है वो अलोंग अ पीरियड स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। शेल तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से जो बॉन्डिंग है न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की वो मजबूत होती जा रही है। तो इसीलिए उसे ब्रेक करने के लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी यानी एनर्जी भी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। अब अगर हम लोग एक ग्रुप की बात करेंगे, ग्रुप का मतलब है टॉप टू बॉटम। तो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो अगेन क्या हो रहा है, जो शेल नंबर है वो भी इंक्रीज होगा और जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज होगा। तो शेल नंबर अगर बढ़ गया तो इसका मतलब है दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया। और जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगी। डिस्टेंस बढ़ गया तो जो अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हुए शेल बढ़ता है तो डिस्टेंस बढ़ता है, अट्रैक्शन कम होती है। तो फिर इसका मतलब है अगर अट्रैक्शन कम हो गई तो बॉन्ड ब्रेक करना आसान है और आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें कम चाहिए। लेकिन अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो उसका मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना डिफिकल्ट होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। तो यानी कि यहाँ पर ग्रुप में दो फैक्टर लग रहे हैं, दोनों ही अपोजिशन में हैं। एक कह रहा है मैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम करवाऊंगा, दूसरा कह रहा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मैं बढ़ाऊंगा। तो आपको जान के अच्छा लगेगा कि यहाँ पर भी कौन जीतेगा, शेल नंबर वाला केस जीतेगा। ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को डोमिनेट कर जाएगा। तो इसी वजह से ग्रुप में आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता है, और इसीलिए डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज करता है। तो पीरियड में हमने क्या देखा, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा चाहिए। लेकिन ग्रुप में हम लोग क्या देख रहे हैं, शेल नंबर फैक्टर है जो डोमिनेट करेगा, और जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमें कम चाहिए इलेक्ट्रॉन का लूज़ करवाने में। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनकी हम लोग जिक्र करेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सेप्शनल केस क्या है, देखिए
बेरिलियम से बोरॉन जाते हुए यानी लेफ्ट से राइट जाते हुए आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, 899 से 801 हो रही है। लेकिन ट्रेंड क्या हमने पढ़ा है कि अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। तो ये एक्सेप्शनल केस कैसे अराइज हुआ? अगर बेरिलियम की आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल गेट 1s2 2s2, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1 होता है। अब अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करता हूँ कि मुझे पहला इलेक्ट्रॉन आउट करना है, तो यहाँ से जो पहला इलेक्ट्रॉन आउट होगा वो होगा 2s ऑर्बिटल से, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आउट होगा वो होगा 2p1 से। अब हमें पता है कि जो s ऑर्बिटल है इसका जो बॉन्डिंग है वो एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। s ऑर्बिटल की बॉन्डिंग p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग से ज़्यादा बड़ी है। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। इसी वजह से यहाँ पर बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन लूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है और बोरॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिटल वाला वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है न्यूक्लियस के पास, p वाला उससे कम, d वाला उससे कम और f वाला सबसे कम टाइम स्पेंड करता है। तो जितना न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर रहेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी और उनको इलेक्ट्रॉन को अलग करना ज़्यादा आसान रहेगा। तो बेरिलियम में s वाला इलेक्ट्रॉन बाहर करना है तो बोरॉन में p वाला, तो s वाले की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू बोरॉन इन सेम शेल। इसीलिए बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरॉन से ज़्यादा है एज एन एक्सेप्शनल केस। इसी तरीके से एक और एक्सेप्शनल केस है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो होना तो क्या चाहिए कि जब आप नाइट्रोजन यानी एटॉमिक नंबर 7 से ऑक्सीजन 8 की तरफ बढ़ो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग ट्रेंड में कुछ गड़बड़ देख रहे हैं। तो जब मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो 1s2 2s2 2p3 है। 2p3 का मतलब है यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने की वजह से ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है। कंप्लीटली फील्ड या हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो p के ऑर्बिटल्स हैं 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 1 1 आ जाएंगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एंटर करेगा और एंटर होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और अगर रिपल्शन होती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना या रिमूव करवाना बहुत आसान होता है। तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो दैट इज़ वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट वन ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से कम होती है। तो ये दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ओके, तो नोबल गैस की अगर हम लोग बात करेंगे जो हर पीरियड में आखिरी अपना एलिमेंट है, तो इसमें क्या ट्रेंड है, इसमें क्या चीज़ है कि ये नोबल एलिमेंट है तो ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ है वो बहुत ही रेयरली करेंगे, क्योंकि इनका आउटर शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। बस ये आप याद रखिए। और वी कैन से कि पीरियड में नोबल एलिमेंट की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैक्सिमम आपको मिलती है। तो ये इस तरीके से हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।